हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत बच्चों आज हम लोग जो आपका बात करने वाले हैं इस चैप्टर के अंतर्गत, देखिए चैप्टर बहुत सरल है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग नहीं देख सकते या हम उनको नहीं समझ सकते। हमें इन सारी चीज़ों को समझना है कि आपकी प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं। उन सभी के माध्यम से हम लोगों को सारे प्रारूप और स्वरूप को हम लोगों को इन लेक्चर के अंतर्गत आपका पढ़ना है, इनको देखना है और उनको समझना है। देखिए, अगर आपको लेक्चर के दौरान कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने डाउट को आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप भेज सकते हैं बच्चों। सारे माध्यम आप पे खुले हैं। बस आप अपने सीखने का जो क्रम है इसी प्रकार जारी रखिए और अपने कोर्स का हर सब्जेक्ट का प्रॉपर तरीके से आप रिवीजन करते रहिए ताकि सारी चीज़ें आपके हाथ में रहें। क्लियर है? तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर कि जो हमारी बुक है, ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल। क्लियर है? और इसमें हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 की। और चैप्टर नंबर 5 हमारे सामने है प्राथमिक क्रियाएं। सबसे पहले आप मुझे बताइए बच्चों, मैं आपको 11वीं क्लास में भी पढ़ा चुका हूं कि प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है, प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं, आप किसको प्राथमिक क्रियाएं बोलते हैं। ये थोड़ा सा आप मेरे को बताइए और ये मेरे को समझाने का कोशिश कीजिए कि प्राथमिक क्रियाएं क्या हैं। क्लियर है? आइए हम लोग इनको बात करते हैं कि प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं और किनको हम लोग आपका प्राथमिक क्रिया के रूप में मापते हैं और कैसे हम इनको प्राथमिक क्रियाओं को आपका देखते हैं। मानव के वे क्रियाकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है, कि जिनसे मानव को पैसा प्राप्त हो, कुछ उसको मिले, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, हम उनको आर्थिक क्रियाकलाप बोलते हैं, आर्थिक क्रिया कहा जाता है। आर्थिक क्रियाओं का मुख्य 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। मुख्यतः उसको कितने भागों में हम लोग आपका बांटते हैं तो पता होना चाहिए। ऐसी चीजों को हम केवल आपका जो है 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले है आपका प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक, चतुर्थ, यानी कि प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्सरी एक्टिविटी और आपका फोर्थ एक्टिविटी में हम लोग डिवाइड करते हैं। प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती हैं, यानी कि जो प्राइमरी एक्टिविटी डिपेंड ऑन किससे है, आपका एनवायरनमेंट प्राइमरी एक्टिविटी पर होती है। क्लियर है? क्योंकि ये पृथ्वी के संसाधनों जैसे भूमि, जल, वनस्पति, वन, निर्माण सामग्री एवं खनिज के उपयोग के विषय में बताती हैं। कैसे बताती हैं? इनका जो खनिज है, इन सब चीजों के विषय में आपका इन पर आपको हमको बताती हैं। इस प्रकार के अंतर्गत आखेटक भोजन, संग्रहण, पशुचारण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि एवं खनन कार्य सम्मिलित किए जाते हैं। क्या करते हैं? ये सारी चीजें हम लोग इसमें आपका ये सम्मिलित करते हैं और इस पर ही आपका डिपेंडेबल है। अब इसी में थोड़ा सा आप लोग देखेंगे बच्चों, आखेटक एवं भोजन संग्रह। आखेटक कौन होते हैं? मैं अगर आपसे पूछूं तो आखेटक हैं आपके शिकारी। कैसे हैं? शिकारी हैं। और इन पर जो है मेनली हम इनको देख सकते हैं कि और कैसे वो अपने भोजन का संग्रहण करते हैं, ये भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक। मानव सभ्यता के आरंभिक युग में आदिम कालीन मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए अपने समीप के वातावरण पर निर्भर रहता था। किसके ऊपर डिपेंडेबल था वो? जो उसके पास पड़ोस में जो आपका इन्वायरमेंट है, जिस क्षेत्र में वो रह रहा है, जिस क्षेत्र में जी रहा है, उसके ऊपर ये आपका क्या था बच्चों? डिपेंडेबल था। उसका जीवन निर्वाह 2 कार्य द्वारा होता था। पहला था पशुओं का आखेटक कर और अपने समीप के जंगल से खाने योग्य जंगली एवं कंदमूल आदि को एकत्र करे। आदिमकाली समाज जंगली पशुओं पर भी निर्भर था। किस पर डिपेंडेंट था? कि जो आपके जंगली पशु हैं उन पर भी वो आपका निर्भर जो था वो आपका रहता था और उसी पर वो आपका निर्भर भी बना हुआ था।
ये आदिम काल के समय की जो स्थिति थी वो हमको यहाँ देखने के लिए मिलती है। अति शीतल एवं आर्द्र गर्म प्रदेश में रहने वाले लोग आखेटक द्वारा जीवन यापन करते थे। जहां पर अति ठंडा है बहुत, जैसे कि आपके पोलर एरिया है, जहां पर बहुत गर्म है, जो आपके रेगिस्तान वाले रीजन है, वहां के लोगों का जो मेनली खाना पाना है वो क्या है, आपका जंगली पशु है। क्यों है जंगली पशु? क्योंकि वहां देखिए अगर बहुत ठंडा है तो बर्फ पड़ी होगी, तो वहां कोई पेड़ पौधे वनस्पति नहीं हो सकती। बहुत ज्यादा गर्म है और रेगिस्तान क्षेत्र है ऐसा, तो वहां भी वनस्पति वेजिटेशन नहीं मिलती। तो डिपेंड किसके ऊपर है? जो जंगली जानवर है उनके ऊपर ही है। अतिशील एवं अत्यधिक गर्म प्रदेश में रहने वाले लोग आखेटक द्वारा जीवन यापन करते थे। कैसे करते थे? आखेटक के द्वारा, शिकारियों के द्वारा ही अपना जो जीवन यापन था वो उसको करते थे। तकनीकी विकास के कारण अत्यधिक मत्स्यन आधुनिकीकरण से युक्त हो गया। और कह रहे हैं कि वर्तमान समय की बात करोगे तो वर्तमान समय क्या हो गया? बहुत तकनीकी कारण से वो आपका युक्त हो गया। ठीक, याद रहेगा इतना जितना हमने पढ़ा है। देखिए, आखेटक एवं भोजन संग्रहक। यद्यपि तटवर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोग अब भी मछली पकड़ने का कार्य करते हैं, अवैध शिकार के कारण जीवों की इकाई जातियां लुप्त होती गई हैं या संकटापन है। कैसा हो गया है? आपका लुप्त हो गई हैं या आपका वो क्या है? संकटा जो पात्र हैं, जो स्थिति में है आपकी, वो लुप्त हो गई। ठीक, और इनको देखना चाहिए। प्राचीन काल के आखेटक पत्थर या लकड़ी के बने औजार एवं तीर इत्यादि का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं? जो तीर हैं, लकड़ी हैं, इन सब का आपका वो लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जिससे मारे जाने वाले पशु की संख्या सीमित रह गई है। कह रहे जो पशु मरे हैं, अगर हम लोग उनकी संख्या की बात करें तो उनकी जो संख्या है वो कैसी हो गई है? आपका सीमित हो गई है। ठीक है, ये आपको देखना है। भारत में शिकारों पर क्यों प्रतिबंध लगाया गया है? हम एक प्रश्न आपसे पूछा है कि भारत में शिकार पर क्यों प्रतिबंध है, बताइए मुझे। शिकार पर क्यों प्रतिबंध लगाया गया है, मुझे बताइए। देखिए, वर्तमान समय में हमारी सरकार और हमारा ये प्रयास है कि हम लोग क्या कर सकें कि वन्य जीव संरक्षण को हम लोग अधिक महत्व दें, और जो वन्य जीव हैं हम उनको संरक्षित कर सकें और उनको संरक्षित करके हम ये सारे काम कर सकें। इसी प्रकार ये सारे जो चीजें हैं उन पर आपको किया गया है। ठीक, और इसमें आपका इनको देखा गया है, क्योंकि वर्तमान समय में आप देखिए, क्योंकि बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो आपके लुप्त हो रहे हैं या फिर लुप्त होने की कगार पर हैं, उन सबको संरक्षण देने के लिए सरकार ने शिकार पर प्रतिबंध लगाया है। अब एक बार थोड़ा सा इसमें देखिए कि ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां निर्वहन संग्रहण होता है। देश के हमारे जो अलग अलग विश्व में जो अलग अलग पार्ट हैं उनका जो एक मैप है वो आपको मैं दिखा रहा हूं, आप इसको देखिए, गौर करिए, इस पर विचार करिए, फिर मुझे बताइए। देखा बच्चों? देखिए, तो हमने प्राकृतिक क्रियाओं के विषय में पढ़ा, उनके जल जीवन के विषय में पढ़ा। आइए उनकी बहुत सारी ऐसी दशाएं हैं जिनको हम लोग और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनके विषय में पढ़ते हैं। देखिए, अब आपको याद होगा कि प्राचीन काल, अब देखिए, भोजन संग्रहक और आखेटक प्राचीनतम आर्थिक क्रियाएं हैं। विश्व के विभिन्न भागों में यह कार्य स्तर पर विभिन्न रूप पर हो रहा है। दशाओं में अधिक हैं। अधिकतर आदिम समाज के लोग रहते हैं। कैसे रहते हैं लोग? आदिम जो आपका समाज है उस स्तर के लोग रहते हैं। ये लोग अपने भोजन, वस्त्र एवं शरण की आवश्यकता की पूर्ति हेतु पशु एवं वनस्पति का संरक्षण करते हैं। इसी कार्य के लिए बहुत कम पूंजी एवं निम्न स्तरीय तकनीक विज्ञान की आवश्यकता होती है। कैसी होती है? निम्न स्तरीय जो आपका तकनीकी विज्ञान है उसकी आवश्यकता है। इसमें भोजन अधिशेष भी नहीं होता। यह प्रति व्यक्ति दर भी उत्पादकता कैसी है आपकी? कम है। भोजन संग्रहण विश्व के 2 भागों से किया जाता है। कह रहे जितना भी आप देखेंगे
जो भोजन को इकट्ठा करते हैं, 2 विश्व के ऐसे पार्ट हैं जहां सर मेनली इनको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, इकट्ठा करते हैं, जिसमें उत्तरी कनाडा है और आपका उत्तरी यूरेशिया यानी यूरोप प्लस एशिया के आपके जो दक्षिणी चिली है, इन वहां से या फिर आपका जो साउथ चिली है वहां से ये लोग इकट्ठा करते हैं। निम्न अधिकांश क्षेत्र में अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिणी पूर्व एशिया का आरंभिक प्रदेश आता है। क्या रहते हैं कि जो आपका अमेजन बेसिन है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश है, और ये जो रीजन है, ये जो सारा क्षेत्र है, ये इसके अंतर्गत आता है। आधुनिक समय में भोजन संग्रहण का कार्य कुछ भागों में व्यापारीकरण हो गया है। कह रहे कुछ ऐसा भाग है जिनका क्या हो गया है, आपका व्यापारीकरण हो गया है। ये लोग कीमतें पत्ते, पौधों, छाल पौधों के रूप में शोधित बाजार में बेचने का कार्य करते हैं। पौधे के विभिन्न भागों का ये उपयोग है। उदाहरण के तौर पर छाल का उपयोग कुनैन, चमड़ा तैयार करने, कार्क के रूप में पत्तियों का उपयोग पेय पदार्थ, दवाई या क्रांतवर्धक वस्तुएं बनाने, रेशम को कपड़ा बनाने, दृढ़ फल को पकाने यानी कि जो कच्चे फल होते हैं उनको, तेल के लिए पेड़ों के तने का उपयोग, रबड़, बाल्टा, गोंद, राड़, इन सब का जो है, इन सारी चीजों का जो है वो आपका प्रयोग जो है हम लोग आपका बहुत बड़े मात्रा में, बहुत मास लेवल पर हम लोग करते हैं। अब देखिए मिजोरम में संतरे एकत्रित करती महिलाएं। मिजोरम का जो रीजन है वहां भी संतरे होते हैं। विदर्भ वाला जो रीजन है जो आपका नासिक में, वहां भी संतरे होते हैं। उत्तराखंड में आपका माल्टा होता है और हमारा किन्नू होता है जो आपके संतरे जैसी ही क्वालिटी है लेकिन अलग है। तो ये हर क्षेत्र की एक विशेषता है जहां से कुछ न कुछ आपका हमको यूनिक चीज जो है हमको देखने के लिए मिलती है और हम उसका प्रिजर्वेशन करते हैं, प्लस हम उसका प्रोडक्शन भी करते हैं। ठीक है, तो ये हमको आपका देख लेना चाहिए। क्लियर है? आगे देखिए, और एक एक करके हम इस पे आगे जो है अपनी बात भी करेंगे, और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं हम इनको जानते भी। चुवियांग को चूसने के बाद शेष बचे भाग को क्या कहते हैं? क्या तुम जानते हो कि चिकल क्या है, या फिर जेवटा का ब्रश से दूध बनता है? इन सब के विषय में देखिए। अभी हम लोग ये वाली इमेज आपका देख रहे थे ना, देख लिया। विश्व स्तर पर भोजन को अधिक महत्व नहीं है क्योंकि क्रियाओं द्वारा प्राप्त उत्पाद विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाता। कह रहे कि जो हमने भोजन संग्रहण किया है उसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं है अभी। क्यों नहीं है ये भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम इसे क्या है, वर्ल्ड लेवल में हम लोग कॉम्पिटिटिव बाजार में इसको नहीं रख पाए। कई प्रकार की किस्म अच्छी एवं कम दाम वाली कृत्रिम उत्पाद के उष्णकटिबंधीय वन के भोजन संग्रहण के रूप में उत्पादन का स्थान देती हैं। कैसे करती हैं? उनका उत्पादन का स्थान देती हैं। ठीक, आइए आगे देखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं आपका पशुचारण पर। क्या है पशुचारण व्यवस्था? इस पशुचारण को हम लोग एक एक करके अगर देखें और इसकी अगर बात करें तो हमको सारे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, पॉइंट्स हैं, फिगर की चीजें हैं, वो हमको चीजें हो जाएंगी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं क्या है पशुचारण, तो आप मुझे बताइए बच्चों, कौन क्या बताएगा कि क्या है पशुचारण? बताइए, है कोई वॉलंटियर बच्चा किसी भी स्कूल से? पशुचारण देखिए, आखेट पर निर्भर रहने वाले समूह ने जब ये महसूस किया कि केवल आखेट से ही जीवन का भरण पोषण नहीं किया जा सकता, जब लोगों ने ये महसूस कर लिया, सोच लिया कि शिकार ही केवल ऐसा है ये जो आपका भरण पोषण जो है आपका नहीं कर सकता है, तब मानव ने पशु पालन व्यवसाय के विषय में सोचा। किसके विषय में सोचा? पशुपालन व्यवसाय के विषय में सोचने लगा। विभिन्न जलवायु दशाओं में रहने वाले उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले पशुओं का चयन करके पालतू बनाया गया। कैसा बनाया गया? उनको आपका पालतू बनाया गया कि ये
कैसे, अब देखिए, अगर मानव टोटली ही अगर आखेट के जीवन पर निर्भर हो जाएगा तो फिर तो अब एक बड़ी समस्या है। और तब मानव ने एक नया विषय खोजा और वो क्या था, पशुपालन। देखिए, आज की तारीख में कृषि के साथ पशुपालन करना एक बहुत बड़ी उपयोगिता भी है और आय के साधन के रूप में भी हम इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। क्लियर है? देखिए, जब हम लोग जानवर पालते हैं तो जानवरों से हमको क्या प्राप्त होते हैं? तो हमको दूध के जो आपके प्रोडक्ट हैं वो हमको मिलते हैं, हमको मांस मिलता है, हमको उनकी खाल मिलती है और हमसे उनके ऊन मिलता है, उनसे जो बाल हैं उनसे ऊन प्राप्त होती है। तो जानवर हमारे लिए कैसा है? उपयोगी है। ठीक है ना? भौगोलिक कारक, अब देखिए थोड़ा इसमें आगे पीछे चलते हो जाए। विभिन्न जलवायु दशाओं में रहने वाले लोगों ने उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले पशुओं का चयन करके पालतू पशु बनाए हैं। कैसे बनाए उनको? पशुओं को आपका पालतू बनाया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है? उनको पालतू बनाया है। भौगोलिक कारकों एवं तकनीकी विकास के आधार पर वर्तमान समय में पशुपालन व्यावसायिक निर्भर एवं व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। कैसे करते हैं? बहुत ही आपके मास लेवल पर इन सब चीजों को हम लोग करते हैं और इन सब चीजों को हम लोग अपनी वार्यता भी देते हैं। ठीक, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए और ये इनको देखना भी है। अब इसी के बाद है पशुचारण के बाद, देखिए अगर आप देखेंगे पशुचारण के बाद आपको मिलेगा चलवासी पशु। क्या मिलेगा आपको? जो आपको चलवासी पशु हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। देखिए, चलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय रहा है। ऐसा नहीं है कि जो आपके चलवा वाली चीज है केवल आज ही हैं, पहले के समय में नहीं थी, ये कोई नई तकनीकी है, तो ऐसा नहीं है। एक प्राचीन जीवन यापन की जो पैटर्न है, जो उसकी पद्धति है, उसी को हम लोग आपका फॉलो करते आए हैं और उसी में ही आप देखेंगे कि ये सारी चीजें हम लोगों को देखी गई हैं और हमको देखने के लिए भी मिली। देखिए, आप अगर आज भी देखिएगा, चाहे आपके रेगिस्तान वाले क्षेत्र हों, चाहे आपके पर्वतीय क्षेत्र हों, और पर्वतीय क्षेत्रों में तो आप हमारे अपने राज्य में बहुत कुछ अच्छे से देख सकते हैं। देखिए, एक चलवासी पशु वो हैं जो एक विशेष मौसम में क्या करते हैं, अपना शिफ्टिंग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अभी फिलहाल आपका गर्मियों का मौसम है, यानी कि आपकी बरसात भी है तो गर्मी भी है। तो जो पशु चारक होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पशुओं को लेकर पहाड़ों की तरफ जाते हैं, ऊंचाइयों की तरफ, ऊपर की तरफ, क्योंकि वहां पर्याप्त मात्रा में उनको जो चारा है वो उनको मिलता है। जैसे ही बर्फ पड़ना प्रारंभ होता है वो लोग अपने जानवरों को कहाँ आते हैं, नीचे की तरफ ले आते हैं। ठीक है? कैसे ले आते हैं? नीचे की तरफ ले आते हैं, जिसमें पशु चारक अपने भोजन, वस्त्र, शरण, औजार एवं यातायात के लिए पशुओं पर ही निर्भर है। चाहे उनको अपना भोजन प्राप्त करना हो, उनको वस्त्र लेना हो, शरणार्थी हो, औजार बनाने हो, ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो, ये डिपेंडेबल आपका किसके ऊपर है बच्चों? ये आपको ध्यान रखना है। ये किसके ऊपर डिपेंडेबल है? तो ये अगर किसी के ऊपर डिपेंड है तो ये डिपेंड है केवल पशुओं के ऊपर, आपके एनिमल के ऊपर। वे अपने पालतू पशुओं के साथ पानी, चारा की उपलब्धता की गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं। इन पशु चारक वर्ग के विभिन्न अपने अपने निश्चित चारागाह क्षेत्र हैं। कैसे हैं? अपने अलग अलग और आपके निश्चित क्या हैं, ये चारागाह क्षेत्र हैं। तो ये आप इनको देख सकते हैं। चारागाह क्षेत्र भी आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। चलवासी पशु के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। इसका सब प्रमुख क्षेत्र उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप में होता है एवं मंगोलिया एवं मध्य चीन तक फैला है। कैसे फैला है कि जो आपका मिड चाइना है वहां तक ये सारी चीजें आपकी फैली हुई हैं। दूसरा क्षेत्र यूरोप तथा एशिया के टुंड्रा प्रदेश में है। कहाँ है? यूरोप और जो आपका टुंड्रा प्रदेश है उस प्रदेश तक आपका फैला हुआ है। जबकि तीसरा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका एवं मेडागास्कर द्वीप
परापाल में पाया जाता है, वहां तक ये सब चीजें हैं जहां पर आपका पशुचारण व्यवस्था है। तिब्बत एवं एंडीज के पर्वतों भाग पर याकवल लामा और अटलांटिक और उप उत्तरीय ध्रुव क्षेत्रों में रेंडियर पाला जाता है। क्या पाला जाता है? रेंडियर पाला जाता है। तो बच्चों फिलहाल इसमें अगर कोई आपको पूछना है, जितना हमने पीछे पढ़ा है, पीछे इसमें देखा है, कोई भी अगर आपका डाउट बनता है तो कोई भी बच्चा चैट के माध्यम से लाइव जुड़कर आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को, आप अपने डाउट को मुझसे पूछ सकता है। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा पूछिए अगर कोई डाउट है तो आपका। अब देखिए, नए चारागाहों की खोज में पशु चारक समतल भागों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरी तय करते हैं। गर्मी के मैदानी भाग से पर्वतीय चारागाहों की ओर एवं शीतल में पर्वतीय भाग से मैदानी चारागाहों की ओर आपका प्रवास करते हैं। इनकी इसी गतिविधि को ऋतु प्रवास कहा जाता है। भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, भोटिया के समूह ग्रीष्म काल में मैदानी क्षेत्र से पर्वतीय क्षेत्र में चले जाते हैं एवं शीत में पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्र में आ जाते हैं। तो आप इनको देख सकते हैं, आप इनको समझ सकते हैं कि कैसे ये अपना शिफ्टिंग करते हैं। क्लियर है? तो आप इस शिफ्टिंग को भी समझ सकते हैं और इस शिफ्टिंग को भी आप देख सकते हैं कि ये कैसे आपका शिफ्ट जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपका करते हैं। तो ये शिफ्ट आपकी महत्वपूर्ण है और इनको समझने का, इनको जानने का हम लोगों को आपका जो प्रयास है वो भी करना चाहिए। क्लियर है? इस टुंड्रा प्रदेश में ग्रीष्म काल में उत्तर से दक्षिण की ओर एवं शीत में उत्तर से दक्षिण की ओर चलवासी पशुओं के साथ प्रवास होता है। यानी कि इसमें सीजनल आपकी शिफ्टिंग होती है, साउथ टू नॉर्थ, और आपका विंटर में जो होती है नॉर्थ टू साउथ आपकी मूवमेंट होती है। मेनली जो आपके पशु चारक होते हैं यही आपका शिफ्टिंग करते हैं और यही जो है आपकी सारी चीजें करते हैं। चलवासी पशु चारकों की संख्या अब घट रही है एवं इसके द्वारा उपयोग में लाए गए क्षेत्र में भी कमी आ रही है। क्या हो रहा है कि जो उसके लाए गए चीजें हैं तो इन सब में आपका क्या हो रही है, आपकी कमी आ रही है और इनको आपका देखना चाहिए और इनको आपका एक एक करके इनमें सब पे गौर भी करना चाहिए। क्लियर है? ताकि हम इन चीजों को बहुत अच्छे से देख सकें और इन सब चीजों पर अपनी बात भी करें। आइए, इसके दो कारण हैं। राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण और कई देशों में नई बस्तियों की योजना बनाना। बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर नई बस्तियों की योजना बनी है, नई चीजों का काम हुआ है। इन सभी के साथ ये सारी चीजें अधिरोपित की गई हैं और इनको देखा गया है और इनको समझा गया है। तो इन सभी पर ऐसी चीजें हैं। अब इसी में है बच्चों वाणिज्यिक पशुधन पालन। कैसा है? वाणिज्यिक पशुधन पालन के विषय में हम लोग आपका बात कर रहे हैं। चलवासी पशुचारण की अपेक्षा वाणिज्यिक पशु पालन अधिक व्यक्तिगत एवं पूंजी प्रधान है। कह रहे देखिए, जो आपका चलवासी पशु है उससे कहीं ज्यादा है कि अगर आप लोग कमर्शियल लेवल पर पशुपालन करते हैं तो वो आपको ज्यादा बेनिफिट देगा। कैसे देगा वो आपको ज्यादा बेनिफिट, आप इसको ध्यान रख सकते हैं और इनको वो आपका समझ भी सकते हैं और कैसे इन सब चीज को हम समझें इस पर थोड़ा सा हम लोगों को गौर भी करना चाहिए। क्लियर है? ताकि ये सारी चीजों, अब देखिए अगर हम लोग बात करें कैसा है ये, ऐसा है आपका ये पूंजी प्रधान है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अगला इसमें आप लोग देखिएगा सबसे पहले कि यहां पर पाए जाने वाली जो आपकी चीजें हैं इन सब के विषय में आप इनको पढ़ेंगे। देखिए, वाणिज्यिक पशु पश्चिमी एशिया देशों के क्षेत्र में अवस्थित हैं। यहाँ फार्म विशाल क्षेत्र में फैले हैं एवं छोटी सी
इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है। चराई को नियंत्रण करने के लिए इन्हें बाड़ में लगाकर जाल में रखाकर रख दिया जाता है और इनके साथ आपकी चराई भी की जाती है और पशुओं को आपका देखेंगे कि पूरे आपका कमर्शियल ढंग से इनको रखा जाता है। और वैज्ञानिक ढंग से क्या होते हैं, इनको डिब्बा पैकिंग करते हैं, जो इनकी आप देखिए, आप अगर काम कर रहे हैं कमर्शियल लेवल पर, तो बच्चों ऑब्वियस बात है कि कमर्शियल लेवल पर काम करने के बाद जो आपको मिल्क प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, आप उनको किस तरह से देखते हैं, किस तरह से सोचते हैं, आपको पूरी उनकी सारी थ्योरी, हर एक चीज आपको बहुत स्पष्ट साफ हो जाएगी कि वैज्ञानिक ढंग से संबंधित एवं डिब्बा बंद कर प्रदेश के बाजारों में निर्यात कर दिया जाता है। पशु फार्म के पशुधन पालन वैज्ञानिक के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। इससे पशुधन का के प्रजनन, जननांतिक सुधार, बीमारी पर नियंत्रण एवं उनके स्वास्थ्य पर भी क्या है, हम लोग आपका जो विशेष ध्यान है वो हम लोग आपका ध्यान देते हैं। अब देखिए कमर्शियल लेवल पर इंडिया में तो वो मार्क्स लेवल नहीं है कि जिस तरह से हम करें, लेकिन अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे, नीदरलैंड में देखेंगे, न्यूजीलैंड में देखेंगे, यूएस में देखेंगे, कनाडा में देखेंगे, यानी कि यूरोपियन जो कंट्री है और नॉर्थ साउथ जो कॉन्टिनेंटल है अमेरिका वाले, उनमें में ये बहुत मार्क्स लेवल पर आपका जो है काम आपको देखने के लिए मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि कमर्शियल एग्रीकल्चर जो कमर्शियल जो आपका पशुपालन है वाणिज्यिक, इसमें देखिए जो आपके पशुओं का जो उनका चाहे पालन हो, चाहे उनको टेकिंग प्रोसेस की सुविधा हो, उसमें बहुत व्यवस्थित तरीके से ये सारी चीजें आपकी की जाती हैं, ठीक है। और इन पर विशेष गौर किया जाता है और इनको विशेष तरीकों पर भी आपका देखा जाता है और इन पर ध्यान भी दिया जाता है कि ये चीजें किस प्रकार की हैं और इनका क्या किस प्रकार आपका चलन है, इनको हम लोग आपका देखते हैं। और वैज्ञानिक जो आपका दृष्टिकोण है, उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही ये सारी चीजों को हम लोग आपका देखते हैं, इनको सफल बनाते हैं और इनको हम लोग जानने का आपका प्रयास ही करते हैं कि क्या इनके काम है, किस प्रकार से इनकी कार्यशैली है, किस प्रकार से इनका गठन है। इन सभी पर हम लोग एक एक करके आपका बहुत अच्छे से अपनी बात भी करते हैं, ठीक है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ये सारी चीजें होती हैं। आप इसको मैप में एक बार अच्छे से देखिएगा। देखिए आपको देखने के लिए मिलेगा कि यूरोपियन के जो यूरोप है, कुछ एशिया है और अफ्रीका का कुछ ऐसा पार्ट है जहां पर ये बहुत मास लेवल पर है। देखिए इसको, आया समझ बच्चों सभी को? देख लिए सभी ने? तो यहां तक किसी का कोई डाउट? चलिए आज हम लोग बात करते हैं, इसमें हमने वाणिज्यिक पशु पालन के विषय में हमने पढ़ा, दोनों पॉइंटों को हमने देखा। फिर इसके कारण के विषय में हमने बात की, कौन कौन से इसके कारण हैं। फिर हमने बात की चलवासी पशु कौन होते हैं, इनके विषय में भी हमने देखा और क्या है चलवासी पशु, जिनके विषय में भी हम लोग आपकी एक एक करके इसमें आपका बात कर रहे थे। और फिर हमने उसके बाद पशु चारण व्यवस्था को समझने का प्रयास किया कि ये क्षेत्र आधार पर, जलवायु आधार पर किस प्रकार से आपका डिपेंडेबल है, क्या इनकी चीजें हैं, इस पर पढ़ा। और कहाँ निर्वहन आपका संग्रहण है आज भी, उन क्षेत्र को हमने देखा। आखेटक एवं भोजन संग्रह का क्या पहलू है, उसके विषय में हमने बात किया और कैसे उन्होंने आरंभिक जीवन के समय में अपनी चीजों को प्रारंभ किया, कैसे उनको देखा, इस सभी पर हम लोगों ने आपकी बात की। और प्राथमिक क्रिया क्या है, इनको हमने आपका चैप्टर 1 में एक एक करके, इसमें हमने प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत सारी चीजों पर बहुत अच्छे से इन पर विचार किया और हमने इनको सबको देखने का प्रयास किया और इनको सबको जानने की भी कोशिश। तो जितना जो हमने पढ़ा है, इसमें किसी का कोई डाउट बनता है, किसी का कोई आपका कमेंट है, कोई चीज आपको समझ नहीं आई है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सारे माध्यम आप पे खुले हैं, आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से पूछिए। तो बच्चों इस लेक्चर के अंतर्गत हमने पशु चारण व्यवस्था को देखा, वाणिज्यिक पशुओं को देखा, कैसे मानव ने आरंभिक जीवन में आपका पशुपालन अब करना स्टार्ट किया, उसको हमने देखा। और बहुत सारी ऐसी जानकारियों को हमने इस लेक्चर के माध्यम से पढ़ा है, समझा है, देखा है।
तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी शेष हम लोग कल देखेंगे और आगे इसकी बात करेंगे। चलिए, तो बच्चों आप इसको एक बार घर से पढ़िए, रिवीजन करिए, कोई डाउट बनता है तो आप जरूर पूछिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।